जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आज से हम बिल्कुल शून्य से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि संविधान की शुरुआत आज से होने जा रही है। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो प्रियम्बल पढ़ा है। जब हम आपके एडवांस में आएंगे यानी फाउंडेशन में आएंगे तो प्रियम्बल हम आपको पुनः पढ़ाएंगे। इसलिए प्रियम्बल को लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी शुरुआत जब एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो पुनः प्रियम्बल पढ़ाएंगे। अब उसमें हम लोग पूरा संविधान के विकास से पढ़ेंगे, संविधान का इतिहास क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन आज हम आपकी क्लास को एनसीईआरटी से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के बारे में आप सभी लोगों को पता है और आप ये भी जानते हैं कि इस क्लास में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको मैसेज लिख के टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि ये एनसीईआरटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपने अब तक जो एनसीईआरटी पढ़ा है उससे ये एनसीईआरटी की क्लासेज क्या होंगी, अलग होंगी। अब अलग किस मायने में होंगी, सवाल तो ये भी उठता है। तो इसका जवाब ये है कि इसमें एनसीईआरटी को हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, कवर करेंगे। और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा इस क्लास में। जैसे आज की इस क्लास की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो इस क्लास में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं किस विषय पर, तो संविधान परिचय निर्माण, इस पे हमारी क्या हो रही है, चर्चा होने वाली है। तो इसमें जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, आपका इंट्रो है एंड डिजाइन, यानी कि संविधान, संविधान परिचय और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस बिंदु पर आपसे चर्चा होगी। जब आप इस टॉपिक को देखोगे कि ये टॉपिक आपके कहां कहां पर किस एनसीईआरटी में मिलेगी, हाँ, पीडीएफ थोड़ा सा देर में पड़ती है क्योंकि उसका प्रोसेस होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लासेज क्यों नहीं डाउनलोड हुई है, उसमें भी प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लगता है। बाकी मैं बात कर लूंगा, आपकी क्लासेस जो है उसको अपलोड कराने के लिए मैं बोल दूंगा, वो डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, सब चीजें आपको क्या होंगी, प्रॉपर मिलेंगी, आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स में आपको वही चीज बनाना है जो महत्वपूर्ण बातें मैं लिखूं। अगर आप बनाना चाहते हैं नोट्स तो आप उसी बात को लिखना, जो मैं बोर्ड पर जितना पॉइंट लिखूं आपको नोट्स में सिर्फ उतना ही लिखना है, उसके अलावा आपको नहीं लिखना है। चूंकि एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी जो पढ़ी है, बात समझ रहे हैं, उस एनसीईआरटी को जो है हम आपको रिवाइज करा रहे हैं या शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, जिस पॉइंट का उल्लेख करूंगा, आपको वही लिखना है और वही आपका के नोट्स हो जाएगा। पूरी एनसीईआरटी जो आपकी 4-5 एनसीईआरटी हैं, वह आपके एक छोटे से नोट्स में क्या हो जाएगी, आ जाएगी, और आप फिर उसको क्या करोगे, बेहतर तरीके से रिवाइज कर लोगे। ओके, चलिए, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, यह जो एनसीईआरटी है, ये जो चैप्टर इसमें हम शामिल कर रहे हैं, इसमें आप देखोगे कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वो, और क्लास 11th यानी जो आपका 11 है, इसकी दो एनसीईआरटी के मतलब ये दो चैप्टर पर क्या है, दो चैप्टर पर आधारित है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। इन दोनों चैप्टर का जो मूल रूप है उसको हमने क्या किया है, उसे हमने जो है आपके उसमें डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक नजर उस पर क्या किया होगा, आपने उसको एक नजर देख लिया होगा। एक लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, हम भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। चलिए, आप लक्ष्मीकांत लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको रखिए, लक्ष्मीकांत को अभी रखिए। वो जब हम लोग फाउंडेशन पढ़ने लगेंगे 2 महीने बाद, यानी अप्रैल के अंतिम महीने से या मई से, तो आपको वो लक्ष्मीकांत की किताब आपके काम आएगी। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आप सभी लोगों से ये कहा था कि आप पहले क्लास कीजिए, क्लास के बाद मैं जो मैटर दे रहा हूं उस मैटर पर आप क्या करिए, अपना फोकस कीजिए।
आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्लास ही इतना इनफ होगा, दैट इज सफिशियंट। फिर भी आपने बुक्स ले ली है, इट्स वेरी नाइस, आप इसके लिए परेशान ना हो। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, हां, आप मेरे साथ बना सकते हैं। तो यहां पर जो न्यू एनसीईआरटी है, उस न्यू एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th से ये चैप्टर मैंने टॉपिक बनाया है, संविधान परिचय और आपकी वो चीजें हैं। मैं एक बार उस चैप्टर की झलक भी दिखा दूं, आप देखोगे तो ये आपका क्या होगा, मतलब वो जो बुक है उस बुक का कवर पेज है। और यहां पर आप देखोगे तो एक चैप्टर आपको ये दिखता है, संविधान क्यों और कैसे। और जो आपकी क्लास 9th वाली एनसीईआरटी है उसमें आप देखोगे तो आपको यह दिखता है कि संविधान का निर्माण, वही तो हम उसी पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखने है। अब आइए यहां से हम क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जब हमारे मन में संविधान की बात आती है, तो जैसे आप संविधान को अगर देखो, अब एकदम पूरा डूब के पढ़ो यार, मैं बता रहा हूं, तबीयत खुश हो जाएगी। अगर एक बार मन से तुमने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो इससे आपके संविधान की अधिकतर दिक्कतें क्या हो जाएंगी, मैं खुद जो है कि वो कर दूंगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन प्लीज मुझे पढ़ाने दो और थोड़ा सा मन से आप पढ़ो। अब जैसे मान लो कि इस तरीके से हमारे पास ये जो हो गई, आप देखोगे तो ऐसी जो है, इसको हम मान लेते हैं कि ये भारत का क्या है, भारतीय संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, भारतीय संविधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये क्या है, बुक है। ओके, अब यहां पर जब संविधान की चर्चा आती है तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपसे यह चर्चा करती है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न आता है मेरे काबिल दोस्त, वो प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान क्या है, अर्थात संविधान क्या है। यह सबसे पहला प्रश्न आता है, और यह प्रश्न आपके मन में भी आएगा। बात समझ रहे हो, जब आप संविधान पढ़ोगे तो हमारे सामने संविधान की एक ऐसी किताब आ जाती है जिसमें आपको पता है कि उसमें 1 से लेकर 395 क्या है, अनुच्छेद दिए गए हैं। लेकिन क्या रियल में हमको यह बात पता है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब जब आप इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर से ही एक दूसरा प्रश्न निकलता है जो एनसीईआरटी आपको जवाब देती है, और वो जवाब आपके निकल के आता है कि व्हाट, आप समझ रहे हो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ, व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का कार्य क्या है, यानी कि संविधान का कार्य क्या है। अगर इस सवाल को हम समझ लेते हैं, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है, बात समझ रहे हो, तो आपको यह पता चल जाएगा कि संविधान क्या है। यह ठीक वैसे है कि जैसे आप पानी पी रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वाटर, ये हमारे सामने क्या है, पानी है। मैं इस पानी को क्या किया, पिया, क्लियर, मैंने पानी पी लिया। अब कोई आके हमसे पूछे व्हाट इज वाटर, पानी क्या है, तो इसका जवाब देने के लिए, बात समझ रहे हो, इसका जवाब देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यह पता करना पड़ेगा कि वास्तव में हम पानी क्यों पीते हैं, या पानी का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर। और अगर हमको इसका कार्य पता चल गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर, तो उसी तरीके से अगर हमसे पूछा जा रहा है कि भैया संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हम यह जान लेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर यह बात हमें पता चल जाएगी कि संविधान क्या है। आप समझ रहे हो, तो संविधान क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि संविधान क्या कार्य करता है।
लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि संविधान क्यों चाहिए, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस चीज को समझने के लिए आपको यहां पर मैं जो है, एक जो है कि आपका इंडिया जो है, हम क्या कर रहे हैं, इंडिया बना रहे हैं। सपोज करिए कि ये क्या है, भारत है। ये क्या है, सपोज करिए कि ये सोसाइटी, मैं समझ रहे हो, ये सोसाइटी ऑफ इंडिया है, सोसाइटी ऑफ इंडिया है, यानी ये भारतीय समाज है। क्या है, भारतीय समाज है। अब इस भारतीय समाज में आप देखेंगे, बात समझ रहे हो, तो इस भारतीय समाज में तमाम प्रकार के क्या होंगे, लोग होंगे। बात समझ रहे हैं, तमाम प्रकार के क्या होंगे, लोग होंगे। यह भारतीय समाज हो गया। अब इस भारतीय समाज में आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। अब इन विभिन्न प्रकार के लोग जैसे निवास कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है कि ये वाला जो समूह है, यह ए धर्म को फॉलो करता है। किसको, ए धर्म को। और ये वाला जो है ये आपके बी धर्म को फॉलो करता है। इस बात को समझना, हम एक ही समाज में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं। अब आप देखोगे कि उनके धर्मों में क्या होता है, आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। जिस चीज की हम किसी चीज की पूजा करते हैं, हो सकता है कि उस धर्म के लोग उसको पूजा न करते हो या उसका सम्मान न करते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप एक डाइवर्सिफाई सोसाइटी में रहते हैं, व्हेन यू लिव इन अ डाइवर्सिफाई सोसाइटी, देन देयर हैव मेनी इंटरेस्ट, यानी जो अलग अलग लोग हैं, इन अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग उद्देश्य हैं, इनके अलग अलग क्या हैं, हित हैं। जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम मंदिर जाएंगे, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, इस्लाम को मानता है, वो मस्जिद जाएगा, कोई सिख को मानता है वो गुरुद्वारा जाएगा, कोई ईसाई धर्म को मानता है वो चर्च जाएगा। रहना सबको क्या है, यहीं पे रहना है। अब जब आप इसको देखोगे कि ये अलग अलग लोग हैं, तो क्या इनके लिए हम कैसे समाज में एक व्यवस्था करें, क्या कुछ ऐसे कॉमन नियम बना सकते हैं जिससे इस समाज का संचालन हो सके। तो इसके लिए, इस समाज को संचालित करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ नियम चाहिए। बात समझ रहे हो, कुछ नियम चाहिए, जिस नियम से हम क्या कर पाए, इनके ऊपर शासन कर पाए या इनको गवर्न कर पाए। और वो नियम हमको क्या देता है, वह नियम हमें संविधान देता है। हाँ, उसी से आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी से जो आपने पहले नोट्स बनाया है उसी से आगे लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने आपको यहां पर एक सिस्टम बताया कि एक समाज है, उस समाज में तमाम प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग हित हैं, उनके अलग अलग शौक हैं, और उन हितों में आपस में क्या होगा, टकराहट होगा। तो कोई एक ऐसा होगा कि ये समाज अच्छे से चले, तो इस समाज का किसी को क्या करना पड़ेगा, इस समाज को किसी को शासक बनाना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर पाए, इस समाज पे शासन कर पाए। तो शासक कौन होगा, शासन कैसे होगा, नहीं तो ये लोग आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। बात समझ रहे हैं। हम एक छोटा सा घर चलाते हैं अपने परिवार में, आप देखे होंगे कि परिवार में एक मुखिया होता है जो सबका क्या करता है, ध्यान रखता है। सबके कार्य क्या होते हैं, बटे होते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि ये भोजन बनाएंगी, माताजी भोजन बनाएंगी, सभी को भोजन कराएंगी, जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जो वृद्ध हैं उनकी क्या होगी, सेवा की जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो जब एक छोटे से परिवार में कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, तो तब भारत जैसे विशाल देश को आप देखोगे, इतने बड़े विशाल देश को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए हमें कुछ आधारभूत नियम चाहिए, जिस नियम की सहायता से हम क्या कर पाए, जिस नियम की सहायता से इस देश की शासन व्यवस्था को संचालित कर पाए। और उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास संविधान होना चाहिए। अगर संविधान नहीं होगा तो देश में या समाज में क्या हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा। देश या समाज में क्या हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी, देश की शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो पाएगी, सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बनाने लगेंगे। इसलिए यह जरूरी है
कि कुछ बेसिक रूल ऐसे होने चाहिए जिसका फॉलो देश की समस्त जनता करे और उसी के अनुसार देश की व्यवस्था को संचालित करें। यही कारण है कि जब आपसे पूछा जाए कि भाई हमें संविधान क्यों चाहिए, तो यह चीज आपको बिल्कुल यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि संविधान क्यों चाहिए। तो इसके लिए कि समाज में एक व्यवस्थित हम क्या कर सके, शासन व्यवस्था लेके आ सकें। अब आते हैं यहां पर आपके पहले प्रश्न पे, उस चीज को आपको जो मैंने अभी बताया कि पहली चीज यहां पर अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज द फंक्शन, तो इसमें हमने अभी आपसे प्रश्न पूछा था, जो सबसे ऊपर प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान का कार्य क्या है, अर्थात व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मैं यहां पर डैश लिख दे रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि सर क्या लिखना चाहते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब आपको आनंद आने वाला है। अब आपको क्या आने वाला है? अब आपको आनंद आने वाला है। इस चीज को समझिए। अब पहले फंक्शन पर मैं आपसे पूछूं, मैं समझ रहे हो कि भाई ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाए क्या करता है, इस चीज को आपको क्या करना है, बताना है। तो बात समझ रहे हो? तो पहली चीज तो हम ये लिखेंगे, पहला कार्य अगर हमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे कि संविधान क्या है, संविधान हमें क्या करता है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि संविधान बुनियादी नियमों का, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा समूह है जो क्या करता है, समूह है जो एक समाज के सदस्यों में, न्यूनतम क्या करता है, न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाता है। न्यूनतम समन्वय और विश्वास पैदा करता है या बनाता है। यह आप इस चीज से सहमत हैं? आप लिख सकते हैं कि टू प्रोवाइड, इस चीज को आपको ध्यान देना है, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ बात समझ रहे हो, फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन amongst सोसाइटी। क्लियर? अब यहां पर हमने यह कहा कि संविधान पहला काम यह करता है कि यह जो है क्या है, यह कुछ उन बेसिक नियमों का संग्रह है, बात समझ रहे हो, जिसके चलते संविधान के प्रति या समाज में क्या होता है, विश्वास आता है। अब इसका अर्थ आप कैसे समझ पाओगे? अगर मैंने यह कहा कि संविधान क्या करता है, समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास क्या करता है, न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट यू? आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मिनिमम विश्वास कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम मंदिर जाएंगे। आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप मस्जिद जाएंगे। अगर इस बात की गारंटी हो कि हम हिंदू हैं तो हमें मस्जिद जाने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, और अगर हम मुस्लिम हैं तो मुझे मंदिर जाने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, जो हमारा धर्म है उस धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं?
क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक लेकर जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, यह अधिकार हमें इस बात की गारंटी देता है कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तो जब हम इस बात के लिए एश्योर हो गए कि कोई हमारे ऊपर किसी जबरदस्ती धर्म को नहीं थोपेगा, तो हमारे मन में क्या होगी? हमारे मन में एक निश्चिंतता का भाव आएगा कि चलो हमारा धर्म क्या है, सुरक्षित है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए आप क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती निकालता है और उस भर्ती में आयोग ये कहे कि भाई सभी भर्तियां इन्हीं लोगों के लिए है। बात समझ रहे हो? मान लीजिए यूपी पीएससी, यहां पर एक मिनट के लिए समझिए कि यूपी पीसीएस 2026 का विज्ञापन आता है और इस 2026 के विज्ञापन में 1000 पद आते हैं। ठीक, तो आप इसका फॉर्म भरेंगे। आपको पता है कि परीक्षा क्या होगी? बेहतर होगी, सब लोगों को समान अवसर मिलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समता का अधिकार दिया गया है। तो इससे हमारे मन में क्या आएगा? हम भी फॉर्म भर देते हैं। अगर हम परीक्षा पास कर लेंगे तो हम भी पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे। अब थोड़ा इसका अपोजिट पक्ष सोचिए। मान लीजिए पीसीएस में 1000 पद आए और यह हो जाए कि भैया 1000 पद जो आया है यह सिर्फ किसको मिलेगा? सिर्फ गाजीपुर जिला वालों को मिलेगा। यानी भर्ती में सिर्फ कौन आएंगे? गाजीपुर वाले आएंगे। बाकी बलिया, बनारस जो है, इटावा और ये नोएडा वगैरह, यहां के लोग नहीं लिए जाएंगे, केवल गाजीपुर के लोगों को भरा जाएगा। तब आपकी स्थिति क्या होगी? दोनों स्थितियों में एक स्थिति आपके सामने कंडीशन है जिसमें आप बिल्कुल क्या हो? एश्योर्ड हो कि भाई फॉर्म आ गया, परीक्षा फ्री एंड फेयर होगी, परीक्षा आयोजित होगी, हम जाएंगे, प्री मेंस इंटरव्यू देंगे, कट ऑफ में आएंगे, पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे। और दूसरा आपके मन में यह डर हो कि अरे राम हो राम, हो सकता है कि यूपी पीएससी वाला करप्शन करे और अपने जिलों के लोगों को ही क्या करे? भर दे। तो फिर आपके मन में क्या होगा? अविश्वास आएगा। और जब आपके मन में अविश्वास आएगा तो फिर आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब यहां पर संविधान क्या करता है? यहां पर संविधान का अनुच्छेद 16 अवसर की समता, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो हम एकदम बिल्कुल टाइट हो गए कि भैया कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा संविधान हमें क्या करता है? हमारा संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है। तो पहली चीज तो आपको पहला जो वर्क मिला, यह पहला वर्क तो आपको क्लियर हो गया कि संविधान का पहला कार्य यह है कि वो क्या करे? वह जो है, ध्यान दीजिएगा, संविधान का पहला कार्य यह हो गया कि वो समाज के लोगों के बीच में एक न्यूनतम विश्वास और समन्वय का क्या करता है? भाव पैदा करता है। टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द सोसाइटी। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? भैया तबस्सुम इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जहां पर इंग्लिश में डाला गया है उसके ऊपर हिंदी में है, दोनों में डाला हूं। एक बार प्लीज चेक करिए। आप पहले चेक कर लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हिंदी में डाले थे, फिर इंग्लिश में डाले थे, दोनों लैंग्वेज में। तो यह पहला पॉइंट आपको तैयार हुआ कि संविधान का कार्य क्या है। तो संविधान का पहला कार्य क्या हुआ? याद रखिएगा, एक ऐसा आधारभूत नियम देना जिससे समाज में आपस में क्या हो? विश्वास बना रहे, समन्वय बना रहे, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए। आइए दूसरे पर आते हैं कि दूसरा कार्य क्या है। यहां पर जब दूसरे फंक्शन पर आएंगे और सोचेंगे कि दूसरा कार्य क्या करना है, तो यह चीज आपको यह बताता है कि यह स्पष्ट करना, ध्यान दीजिएगा, यह स्पष्ट करना, यानी संविधान यह स्पष्ट कर देता है करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, बात समझ रहे हो? निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? किसके पास होगी?
निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और दूसरी चीज सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे निर्मित होगी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे कि टू स्पेसिफाई, बात समझ रहे हो, टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर, हु हैज द पावर, हु हैज द पावर, बात समझ रहे हो, हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन, टू मेक डिसीजन, टू मेक डिसीजन एंड इन अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी, मैं समझ रहे हो, इट डिसाइड टू हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या होगा, हाउ द गवर्नमेंट क्या होगी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमने क्या कहा, हमने आपसे यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा कि यहां पर दूसरा काम संविधान का क्या है, यह निर्धारित करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। अब यहां पर मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। आप जैसे ये मान लीजिए, समझ रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं कि आपको शादी करना है, ठीक, आपको शादी करना है, तो आप शादी किससे करेंगे, इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय कौन लेगा, बताइए। आपको शादी करनी है, आपकी शादी होगी, तो शादी होगी तो आप शादी कब करोगे, आप शादी किससे करोगे, यह निर्णय कौन लेगा, यह निर्णय आप लेंगे। क्यों लेंगे? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको शादी का अधिकार है, राइट टू मैरी। क्या है? राइट टू मैरी आपको अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ओके, अब यहां पर मैं आपसे यह पूछूं, बात समझ रहे हैं, कि पाकिस्तान ने, जो आपका क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला किया, पुलवामा में हमला किया। अब इस हमले के लिए हमको क्या करना है, हमको जवाब देना है। जवाब कौन देगा, इसका निर्णय कौन लेगा? मान लीजिए पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, इसका जवाबी हमला हमको करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, बोलो, इसका डिसीजन कौन लेगा? अब देखो सबका दर्द निकल के बाहर आ रहा है। कुछ बेचारे रोते हुए कह रहे हैं कि सर घर वाले नहीं करने देते हैं। अच्छा, तो हम तुम्हारे घर वालों से बात करें। अब बताओ, यहां पर मैंने ये कहा कि पाकिस्तान ने मान लो क्या किया, बहुत सही जवाब आया। किसने लिखा? गवर्नमेंट ने। आपने क्या कहा? आपका जवाब आया कि सर गवर्नमेंट लेगी। वेरी नाइस। ये एक्शन कौन लेगी? गवर्नमेंट। ये बताइए ये कहां लिखा गया है, ये बताइए ये कहां लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया तो हम भी पाकिस्तान पर उसका जवाब देंगे या कुछ एक्शन लेंगे? ये कहां पर लिखा गया है कि सरकार इसका काम करेगी? बताओ इसका जवाब क्या होगा? ये कहां से पता चला आपको? ये कैसे आपको पता चला कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी? ये डिसीजन किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। ये कहां पर लिखा गया है? आंसर होगा कि सर ये भी संविधान में ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये भी संविधान में ही लिखा गया है। और सरकार कैसे बनेगी, यहां पर अब यही बात गवर्नमेंट की आ गई, तो यहां पर यह लिखा गया कि सरकार कैसे बनेगी। सरकार कैसे बनेगी बताओ, सरकार कैसे बनती है? सरकार कैसे बनती है? आंसर होगा सर निर्वाचन द्वारा। किसके द्वारा? बाई इलेक्शन। यह कहां पर लिखा गया?
ये लिखा गया सर, ये भी लिखा गया संविधान में, ये भी क्या लिखा गया, ये भी तो संविधान में लिखा गया। तो क्या यह बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं क्लियर हो पा रही है कि देश के भीतर डिसीजन लेने की पावर, कानून बनाने का पावर संसद के पास है। देश की सरकार क्या करेगी, डिसीजन लेगी। देश की सरकार देश को क्या करेगी, संचालित करेगी। मैंने पूछा ये कहां लिखा गया है, आपने कहा सर संविधान में लिखा गया है। तो संविधान का यह काम हुआ कि नहीं हुआ, संविधान का यह काम हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संविधान का दूसरा काम यह है कि यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा, देश की सरकार कैसे चुनी जाएगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे होगी। यह क्लियर हुआ बात। यही बात आपको एनसीईआरटी समझाती है, जो मैं आपको इसे कहानी बना के समझा रहा हूं। तो दूसरी चीज, आपको दूसरा फंक्शन यहां पर क्या हो गया, पता हो गया। तीसरे फंक्शन पर आए, ध्यान दीजिएगा, तीसरे फंक्शन पर आए तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तीसरे फंक्शन में आप देखेंगे कि यह क्या होती है, नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमाएं लगाता है। बात समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान क्या करता है, सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर क्या करता है, सीमाएं लगाता है, सीमाएं लगाता है। मतलब ये क्या करता है, टू सेट सम लिमिट्स। बात समझ रहे हो, क्या करता है, टू सेट सम लिमिट्स। इस चीज को आपको क्या करना है, सेट सम लिमिट्स। बात समझ रहे हो, व्हाट अ गवर्नमेंट, बात समझ रहे हो, व्हाट अ गवर्नमेंट impose its citizen। अब बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया, ये बात कितने लोगों को समझ में आई। अब मैं आपसे कहूं क्या है, जैसे आपको याद होगा श्रेया सिंघल का नाम कितने लोगों ने सुना है। एक वाद है जिसको हम लोग कहते हैं श्रेया सिंघलवाद। क्या है, एक वाद है आपका श्रेया सिंघलवाद। ओके, ये सुना है आपने। श्रेया सिंघल जो है क्या थी, यह बंगलुरु की एक लड़की थी, आप ही की तरह जैसे आप पढ़ रहे हो उस तरीके से ये क्या थी, लड़की थी। बाला साहब ठाकरे का देहांत हुआ तो श्रेया सिंघल ने अपने फेसबुक पर क्या किया, अपने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दिया। और ये जब पोस्ट की तो उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, उनके बारे में थोड़ी गलत बातें थी, मतलब उनकी बुराई लिखी थी। किसकी, बाला साहब ठाकरे की। अब इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते इस लड़की पर केस किया गया। क्या किया गया, केस किया गया। और केस किसके तहत हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, एक आपके यहां है आईटी एक्ट 2000 और उसकी धारा है 66A। क्या है, इसकी धारा है 66A। श्रेया सिंघल नाम की एक लड़की है, बात समझ रहे हो। वो क्या करती है कि अपने फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट डालती है जिसमें वो बाला साहब की कुछ बुराई करती है। उसके खिलाफ थाने में एफआईआर होता है और उसे आईटी एक्ट की धारा 2000 की 66A के तहत क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उस लड़की ने कहा, ये लड़की जो है ये कह रही है कि भैया क्या है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कहां पर है, अनुच्छेद 19 में है। तो मैंने अपने राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के माध्यम से क्या किया, मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया। मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि धारा 66A, संसद ने यह कानून बनाया है और इसके तहत आपका यह कृत्य अवैधानिक है, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। लड़की ने क्या किया,
लड़की ने इस कानून की वैधानिकता को, आईटी एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी। कहां पर चुनौती दी? कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो कहा कि यह धारा 66A क्या है? धारा 66A असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है। और इस लड़की को क्या किया गया? इस लड़की को रिहा किया गया। अब इससे क्या मत पता चलता है? भाई कानून किसने बनाया था? कानून संसद ने बनाया था। तो संसद तो शक्ति अपने में लेने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन जब संसद या सरकार कोई गलत काम करेगी, कोई गलत कानून बना देगी, तब संविधान का अनुच्छेद 19 ने उसकी क्या की? रक्षा की। अर्थात अगर आप सरकार बन गए हैं तो सरकार बनने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन वाली करेंगे, आप आर्बिट्री एक्शन लेंगे, आपके जो मन में आएगा वही कर देंगे। नहीं, आप जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान क्या करती है? सरकार के ऊपर भी लिमिटेशन लगाती है कि आप नागरिकों के ऊपर अगर कोई कानून बना रहे हो तो आपको भी इसके दायरे में रहना होगा। जिसका एग्जाम्पल हमने बताया कि संसद ने कानून बनाया, आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में संविधान के अनुच्छेद 19 के आधार पर उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दूसरी चीज, इतिहास में जाइए। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, और नेशनल इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र को ही क्या किया? सस्पेंड कर दिया। फिर देश को किसने बचाया? संविधान ने बचाया। क्योंकि भारत में क्या है? रूल ऑफ लॉ है। यह सब काम कौन कर रहा है? यह सब काम आपका संविधान कर रहा है। संविधान राज्य को पावर तो दे रहा है कि तुम कानून बनाओ, लेकिन तुम्हारा कानून इतना ही होना चाहिए जो संविधान सम्मत हो, तुम्हारा संविधान सम्मत हो। मां समझ रहे हो? यह चीज आपको समझ में आ रही है? तो यह चीज संविधान यह बताता है। हां, आप एकदम बिल्कुल, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार कमेंट करके वो बता देंगे कि उनको कितना आनंद आ रहा है। बात समझ रही हैं आप? अनामिका जी, एनसीईआरटी बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं। एनसीईआरटी के जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, कल हिंदी और इंग्लिश में उसकी दोनों पीडीएफ कल शाम को डाल दिया था। अब उसी एक एक बात की, जो उसकी प्रमुख बात है, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका काम सिर्फ क्लास करना है, समझाना मेरा काम है। एक एक बात आपको याद आ जाएगी। बात समझ रहे हो? अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्शन। जैसे मान लो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। अब मोदी जी के मन में आए कि ऐसी बात है, पूरे भारत की संपत्ति पर हम क्या करें, पूरे भारत के संपत्ति पर हम अपना कब्जा कर लें, तो क्या वो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? क्या वो कर लेंगे? आंसर होगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत का संविधान, बात समझ रहे हो, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो भारत का संविधान का तीसरा कार्य क्या हुआ? सरकार द्वारा लोगों पर लागू किए जाने वाले जो कानून होंगे, उन कानूनों पर सीमाएं लगाता है। पता चला हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं और हमको राजद्रोह के मुकदमे में कन्हैया कुमार की तरह उठाकर जेल में डाल दिए। बात समझ रहे हो? हाँ बताइए, तनु क्या है आपका कमेंट? बात समझ रहे? आपका कमेंट मैं नहीं देख पाया हूं, चूंकि मैं पढ़ाते समय डूब जाता हूं। बात समझ रहे हो? तो कमेंट पे मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूं, जब लिख रहा हूं उस समय नहीं दिया होगा। लेकिन बाकी मेरा उद्देश्य किसी के कमेंट को इग्नोर नहीं करना है। आप सभी हमारे क्या हैं? साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन, जो कुछ भी हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज क्या करता है? सरकार को तानाशाह होने से रोकता है। इस बात को आपको क्या करना है? सरकार को तानाशाह होने से रोकता है संविधान। तो संविधान की तीसरी बात हो गई कि यह सरकार की सीमाओं को क्या करता है? तय करता है।
सीवी मिश्रा करंट अफेयर्स की क्लास यूट्यूब पर चलती है सुबह 8 बजे से, आपको वहीं पर देखना है। हाँ, बिल्कुल मानहानि का केस भी हो सकता है, मानहानि का केस भी हो सकता है। क्लियर? आ जाइए, अब यहां पर आगे की तरफ आते हैं। अगली बात यहां पर जो होती है, अब यहां पर इसने सरकार को लिमिटेशन तो लगा दिया, लेकिन सरकार को भी तो कुछ पावर चाहिए, सरकार को भी तो कुछ पावर चाहिए। बिल्कुल बन जाओगे, मेहनत करो, मेहनत करने पर बनेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये क्या करता है? संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, क्षमता का मतलब शक्ति, सरकार को ऐसी क्षमता या शक्ति प्रदान करता है जिससे वह, ध्यान दीजिएगा, जिससे वह जन आकांक्षाओं, बात समझ रहे हो, जन आकांक्षा, लोगों के जो एस्पिरेशन है, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, वहां समझ रहे हैं? टू एनेबल गवर्नमेंट, वहां समझ रहे हो, गवर्नमेंट को इतना पावर देना, वहां समझ रहे हो, गवर्नमेंट को इतना पावर देना कि जो पब्लिक के एस्पिरेशन हैं, उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए वो कुछ कर सके। अब जैसे मान लो यहां पर एक शब्द आया, न्यायपूर्ण समाज। क्या है? न्यायपूर्ण समाज। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक जो है माइलस्टोन है, यहां पे आपको पहुंचना है, ये झंडा है, ये झंडा मैंने क्या किया, लगा दिया, यहां पर आपको पहुंचना है, और यहां पर सब लोग क्या है, प्रतिभागी, यानी जो है दौड़ने वाले लोग हैं, यानी उनको आप प्रतिभागी कह लीजिए। ठीक, अब देखो यहां पर एक पर्सन जो है, यह क्या है, ए है, और एक पर्सन ये क्या है, ये आपका बी है। ए जो है ये बिल्कुल क्या है, शारीरिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, समृद्ध, और ये बेचारा क्या है, यह आपका दिव्यांग है। मेरी बात समझना, तो एक बिल्कुल क्या है, समृद्ध है, शक्तिशाली है, उसके शारीरिक रूप में कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, जो बता रहा हूं वही नोट्स वाला, दो केवल क्रीम पॉइंट बता रहा हूं। तो अब यहां पर देखो, अब अगर इन दोनों को साथ में दौड़ाया जाएगा, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका टारगेट दे दिया गया कि भैया यहां पर जाओ और टारगेट क्या करो, इस टारगेट को अचीव करो। तो एक विकलांग व्यक्ति के साथ जो दिव्यांग है, अगर ये दौड़ना शुरू करेगा और ये दौड़ना शुरू करेगा, तो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा बताओ? एक पैर से क्या है, दिव्यांग है, जो चल नहीं पा रहा है, और एक है जो बिल्कुल एकदम क्या है, धावक है। अगर इन दोनों में हम दौड़ लगा दें या इनमें कंपटीशन करा दें, तो इसमें से कौन जीतेगा? कमेंट में बताओ कौन जीतेगा। ये पहले से सुनिश्चित है कि नहीं है कि कौन जीतेगा? पहले से सुनिश्चित है कि ए जीत जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, बिकॉज इसके पास क्षमता क्या है, अधिक है। अब दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या एक संपन्न व्यक्ति के साथ, जो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का शिकार नहीं है, बी को दौड़ाना न्याय है? क्या यहां पर न्याय हो रहा है? क्या यहां पर आपसे मैं पूछूं, बी के साथ न्याय हो रहा है? क्या होगा? आंसर होगा कि सर यह न्यायपूर्ण नहीं है। इन दोनों को एक साथ दौड़ाना क्या है, न्यायपूर्ण नहीं है। अब जब न्यायपूर्ण नहीं है, तो समाज में न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाज में न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
इसके लिए कुछ विशेष सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी लोग कहेंगे कि हां सर, इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि यह नेचुरली क्या है, मिसफिट है, यह दौड़ नहीं सकता है। यह ठीक वैसे ही है कि जब आपके और हमारे घरों में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए घर वाले क्या करते हैं, उसकी देखभाल करने के लिए उसके लिए फल फूल लाते हैं, दूध लाते हैं, उसके खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। तो क्या हम सभी लोग उसके लिए बवाल करते हैं कि उसको फल दे रहे हो, हमको भी दो? क्लियर? तो अब यहां पर अगर आप देखोगे कि इस चीज के लिए कि दोनों को क्या हो, एक न्यायपूर्ण समाज मिले, तो न्याय की स्थापना के लिए राज्य को यह पावर देता है संविधान कि वो उनके लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान कर सकता है, जिसे आप कह सकते हो कि जो विकलांग होते हैं, आप देखेंगे कि इनका कट ऑफ क्या होता है, इनका कट ऑफ नीचे जाता है, इनको उम्र में छूट दी जाती है, इनको सीटों पे आरक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइट नहीं कर सकते हैं और इनके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए हमें इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो यह भी कौन करता है? यह भी आपका संविधान करता है। यह भी आपका कौन करता है? संविधान करता है। तो संविधान का एक कार्य क्या आपके सामने निकल कर आया? यह निकल के आया कि संविधान राज्य को इस बात की शक्ति देता है कि वो समाज के जो लोग हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, बात समझ रहे हो, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट क्या कर सके, नियम बना सके। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया महिलाओं के पक्ष में, क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है कुछ उनको छूट देनी होगी। यहां पर आपको बात क्लियर हो रही है? तो यह चीज आपको यहां पर समझना है। इसके बाद एक लाइन में मैं लिखूं तो अगली बात जो होती है वो क्या होती है, वह यह होता है कि संविधान किसी समाज का बुनियादी पहचान होता है। बुनियादी पहचान होता है समाज का, या समाज की जगह पर क्या करिए, राज्य लिख दीजिए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो मैंने आपको बताया कि यह हमारा क्या है, भारत है। अगर मैं आपसे बताऊं कि एक ऐसा देश है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा देश है, उस देश का आप नाम बताइएगा, ऐसा देश जो, अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मैं अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, जो क्या है, पंथ निरपेक्ष है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज वो गणराज्य है। क्या है? गणराज्य है। और तीसरी चीज क्या है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और यहां पर मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, और सी दे रहा हूं भारत, और डी दे रहा हूं सभी। अब बताओ, इन विशेषताओं के आधार पर बताओ, ऐसा देश जो पंथ निरपेक्ष है, गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो इसमें से कौन सा देश है? इसमें से कौन सा देश है बताओ, जवाब दो। तो आपका उत्तर होगा सर जी इसमें तो भारत ही होगा। अब मैं पूछूं कि यह विशेषता कहां पर लिखी गई, तो यह विशेषता अभी मैंने आपको पिछले दिनों प्रस्तावना में पढ़ाई थी कि भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बात समझ रहे हो, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो संविधान किसी राज्य की बुनियादी पहचान हुई कि नहीं हुई, यह कथन जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ? कहेंगे कि सर हो गया। किससे हुआ? प्रस्तावना से हुआ। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया
संविधान किसी देश की या राज्य की या समाज की बुनियादी पहचान होती है, उससे उसके अस्तित्व का निर्धारण होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जिस पहले प्रश्न पर हम चले थे, यहां पर जिस पहले प्रश्न पर चले थे, वो आप क्या कर सकते हैं, अब उस प्रश्न का लिख सकते हैं कि नहीं? अब आपको यह प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया, कि भाई संविधान क्या है और संविधान का कार्य क्या है। कितने लोग इस बात को समझ गए? जितने लोग समझ गए हैं कमेंट में बता दीजिए कि सर समझ गए, और लिख दीजिए कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये बात समझ गए कि संविधान क्या है और संविधान का कार्य क्या है। ये केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को एक अलग लेवल पर पढ़ रहे हो। हां बिल्कुल, पाकिस्तान का भी संविधान है, बांग्लादेश का भी संविधान है, लेकिन वहां पर पंथ निरपेक्षता नहीं है। उन्होंने एक धर्म को क्या किया है, मान्यता दिया है। समझ में आ गया? तो ये थी आपको एनसीईआरटी। इसी तरीके से धीरे धीरे जो आपकी कक्षा 9th, 10th, 11th और 12th, ये पूरी एनसीईआरटी आपको समझा दी जाएगी। और फिर जब मैं फाउंडेशन बैच में एडवांस लेवल पर पॉलिटी पढ़ाने आऊंगा, तो आप मुझे पढ़ाने लगोगे। आप मुझे पढ़ाने लगोगे, सर यहां तो आप गलत कर रहे हैं। क्या कहोगे? सर आप तो यहां पे गलत पढ़ा रहे हैं। तुम मुझे समझाने लगोगे, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। क्लियर? चलिए, अब यहां पर जो है इसको नोट कर लो यार। इसका नोट्स क्या दे, 4-5 लाइन नोट किए हैं। ये जो पॉइंट मैंने नोट किया है, केवल इसी पॉइंट को नोट करना है। जो समझाते समय मैं फिगर बना रहा हूं, ये सब मत लिखा करो, केवल नोट लिखा करो। तो आज की पूरी क्लास अगर कॉपी पर नोट करोगे तो केवल 4 या 5 लाइन की है, आधे पेज में सब हो जाएगा। क्लियर? भाई सब क्लासेज आपको यूट्यूब पर, करेंट अफेयर्स की क्लास यूट्यूब पर मिलेगी। इसकी जो हैंड रिटेन नोट्स होगी ये आपको 24 घंटे के भीतर मिलेगी। अभी हम क्लास लिए हैं, फिर इसको देख के लिखेंगे तब तो पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा भाई साहब। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैगी बनाने में भी 10 मिनट लग जाता है। मैगी भी जब बनाओगे तो उसमें भी 10 मिनट लग जाता है, पानी उबालो उसके बाद। और आप यहां पर हमसे अपेक्षा रख रहे हो कि हम अभी क्लास से गए और तुरंत इसको लिख के और आपके ऐप में क्या करें, डाल दें। हमहू को थोड़ा समय दो, हम भी इंसान हैं भाई। मिल जाएगा। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं उनको केवल जो मैं पॉइंट लिखता हूं उस पॉइंट को लिखना है। मेरी क्लास में समझने पर फोकस करो, एक एक चीज दिमाग में बैठा लो। ओके, चलिए, तो अब यहां पर मुझे क्या करिए, इजाजत दीजिए। कल यहीं से क्लास को क्या करेंगे, इसी से क्लास को आगे करेंगे। अभी ये क्लास लाइव है। लाइव होने के बाद जब क्लास एंड होती है तो उसको पुनः अपलोड होने में 3-4 घंटे का समय लगता है ऐप पर। तो जब लाइव समाप्त हो जाएगी और आप सोचोगे कि तुरंत रिकॉर्डेड मिल जाए, नहीं मिलेगा। यह प्रोसेस होता है। अभी लाइव चल रही है, फिर यह क्लास ऐप में जाएगी, उसको डाउनलोड किया जाएगा, तब फिर अपलोड होगा। तो इस प्रोसेस में आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जिंदाबाद।